अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू PRC02 विच इज़ QM। QM के दो कंपोनेंट्स हैं, मैथ्स और स्टैट। मैथ आपको पढ़ाएंगे सर जहांजेब, जबकि स्टैट आपको पढ़ाएंगे कौन? मैं। टोटल चैप्टर है 15 है कैप के मुताबिक, और 15 में से चैप्टर 7 ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे यानी कि स्टैट के। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 7। चैप्टर 7 किस बारे में? चैप्टर 7 इंतहाई ईजी तरीन एक है हमारा चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ समझेंगे डाटा होता क्या है, डाटा की टाइप्स क्या होती है, और हम डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कराने के तरीक़ेकार हम देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तरीक़ेकार हमारा ये होगा कि हम ICAP की बुक यूज़ करेंगे, गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर को, और चैप्टर के जो एग्जांपल्स गिवन होंगी वो गो थ्रू कर लेंगे, और उसके बाद जो चैप्टर के एंड पे MCQs हैं वो आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोग खुद देखेंगे। और अगर किसी MCQ में कोई इशू आता है तो आप मुझे फ़ौरन से करेंगे कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वहाँ मेरा नंबर आ रहा होगा। सो मतलब फुल अवेलेबिलिटी आपके टीचर की, लेकिन अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आपने पढ़ना भी है और साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 7 हमें क्या बता रहा है सबसे स्टार्ट में? बिल्कुल स्टार्ट में चैप्टर 7 हमें बता रहा है कि डाटा होता क्या है। तो डाटा, हर वो फैक्ट जो हमें पता है वो डाटा होता है। और उसकी एग्जांपल हमें बुक ने क्या दी? बुक ने कहा कि ये कोई सेल्समैन है, ये उनकी एज है, ये उनका डिस्टेंस है कि वो कितना दिन में सफ़र करते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके अलावा और भी डाटा की एग्जांपल्स हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी 5 तरह की हाइट्स हैं। अब ये सेंटीमीटर इंचेस क्या है बुक ने हमें नहीं बताया, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें इतना पता लग रहा है कि ये डाटा है। और एक और भी कोई एग्जांपल है, कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 56 पार्टिसिपेंट्स थे। अब 40 जो थे वो फॉरेनर्स थे, 16 जो थे वो लोकल थे। अब इस डाटा से हम क्या करें, ये हमारा मकसद नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये डाटा है कि नहीं, और ये डाटा है क्योंकि ये फैक्ट है और ये हमें पता लग गई है थ्रू दिस बुक। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डाटा। तो सबसे पहले उसका कैटेगराइजेशन क्या है? न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ये जो मैंने अपर पहना हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि ये अपर इस साइज़ का है, इसका कॉलर साइज़ क्या है, तो वो कॉलर साइज़ जो होगा वो नंबर्स में होगा। 14.5 हो गया, 50 आई थिंक 15.5 है। सो ये है न्यूमेरिकल डाटा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये अपर माशाल्लाह से ब्राउन है, तो ब्राउन इज़ अ कैटेगोरिकल डाटा। इसी तरह और अगर आप कोई एग्जांपल लें, आप कहें कि ये जो हमारा PRC का कोर्स है, ये इसकी क्वालिटी क्या है? अगर मैं कहूँ कि PRC का कोर्स मतलब फास्ट ट्रैक में हम करा रहे हैं 10 डेज, तो ये फास्ट ट्रैक इज द कैटेगोरिकल। और अगर हम कहें कितने दिन में हमने कराना है तो 10 इज द नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिवीजन दैट इज बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वो जहां हमारे पास या ये हो या ये बीच की कोई सिचुएशन ना हो, जबकि कॉन्टिन्यूस ये है कि बीच में भी वेरिएबल्स के हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने PRC के कोर्स, ये जो हमारा रिवीजन सेशन है, इसी को अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर मैं ये कहूँ कि कितने दिन का ये सेशन है, तो वो दिन है टोटल 10। अब 10 इज अ डिस्क्रीट डाटा। अब अगर मैं आपको किसी दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ा के क्लास छोड़ के चला जाऊं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9.5 दिन की क्लास थी, क्लास 10 दिन की थी। तो 10 इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जबकि अगर कॉन्टिन्यूस की अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, दैट विल बी कितने मिनट्स। अब मैं 1 घंटा 5 मिनट और 33 सेकंड भी पढ़ा सकता हूँ, और अगर आप मजीद इसे जूम इन करें तो 33 सेकंड के अंदर भी माइक्रो सेकंड और इतने सारे सेकंड्स होंगे। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस डाटा। जबकि डेज के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि 9.5 दिन में आया या 8.5 दिन आया। नेक्स्ट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ये क्या चीज़ें होती है? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा वो जहाँ डाटा की अरेंजमेंट से मतलब आगे पीछे हो जाए। जैसे अगर मैं आप लोगों के नाम लिखूँ अगर, तो अगर आपका नाम मैं पहले लिख दूं, आपका नाम बाद में लिखूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम कोई स्केल की बात करें, किसी मार्कशीट की बात करें, तो अब ये नहीं होता कि पहले लिखो B फिर लिखो A फिर लिखो C, वो ABC होके आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम नंबरिंग अगर किसी चीज़ की है, तो हम ये नहीं कर सकते 3 4 5 और फिर फर्स्ट। सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन आती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो हमने देख लिया। इसकी एग्जांपल्स क्या दी हैं? ऑर्डिनल की एग्जांपल बुक ने दी है कि स्कोर कार्ड में ABC, A पहले आता है, B आता है, फिर C आता है। जबकि नॉमिनल की एग्जांपल ये दी है कि मेल फीमेल, गुड बैड, पास फेल। फेल आप पहले लिख दो, पास बाद में लिख दो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या कैटेगराइजेशन है? नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। ये देखें, क्रॉस सेक्शन की बुक ने भी एग्जांपल एक दी हुई थी, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा मजे की एग्जांपल ली है। ये मैंने केक की पिक्चर लगाई है। तो अगर आप जूम इन करके देखें तो ये चॉकलेट की लेयर है, फिर थोड़ा सा कैरेमल है,
फिर चॉकलेट है, फिर कैरेमल है, फिर चॉकलेट है। तो इससे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, कि अगर आप चीज़ को बीच से काट के साइड से देखें कि इसमें अंदर है क्या क्या चीज़ें, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। अगर इसकी सीरियस एग्जांपल हम लेना चाहें तो क्या है, सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन यूनिट्स। इसी तरह अगर टाइम सीरीज क्या होता है, टाइम सीरीज अगर हम इसी केक को ला के रख दें फ्रिज में तो 2 दिन बाद इसका क्या हाल होगा, वो होगी टाइम सीरीज। आप किसी चीज़ को सॉरी कुछ टाइम के बाद अगर देखते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड टाइम सीरीज। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा वो होता है जो हमने खुद कलेक्ट किया, जबकि सेकेंडरी डाटा वो है जो हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से लिया। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सर्वे, डोजेज, आउटपुट। ये वो चीज़ें हैं जो इस ड्रग बनाने वाली कंपनी ने खुद कोई सर्वे किया होगा, खुद को एक्सपेरिमेंट किया होगा, जबकि सेकेंडरी क्या है, पब्लिश स्टैटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब कोई कंपनी पब्लिश स्टैटिस्टिक्स उठा रही है तो पब्लिश किधर हुआ होगा, किसी रिसाले में हुआ होगा, किसी अखबार में हुआ होगा। ज़रूरी तो नहीं है वो जो अखबार है वो उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने डाटा लिया है। तो दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये क्या होता है, देखिए स्टेटिस्टिशियंस जो होते हैं उन्हें हमेशा गर्ज होती है पूरी पॉपुलेशन से। अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है पीआरसी के स्टूडेंट्स पे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं सिर्फ इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है या इनके ऊपर मुझे डाटा चाहिए। मुझे डाटा चाहिए पूरे के पूरे आई कैप के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्यूएम पढ़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं हर कॉलेज में तो नहीं घुस के उनका डाटा ले सकता। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एक सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इतने हज़ारों लोगों से मुझे कुछ 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करना होगा, एंड दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन वो सारे के सारे आइटम्स हैं जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है या जो भी करना है, और सैंपल वो है जो कि स्टैटिस्टिशियन के पास अवेलेबल डाटा है जिसके ऊपर वो अपने रिजल्ट्स निकाल सकता है। एग्जाम्पल क्या दी गई है, पॉपुलेशन क्लासरूम रिसर्च ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। पॉपुलेशन, अब यहाँ कोई 100 स्टूडेंट्स की क्लास होगी, वो 100 के 100 पॉपुलेशन है, जबकि उस 100 में से अगर उस क्लास के टीचर ने एक सैंपल ले लिया हो कुछ बच्चों का तो दैट विल बी सैंपल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसके बीच में क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर्ड मीन्स के डाटा किसी स्केल में हो, जैसे कि अगर वेदर स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपको टीवी पे या रेडियो पे या इंटरनेट पे जहाँ से भी आप ले रहे हैं एक बड़ा नीट एंड क्लीन फॉर्मेट होता है कि ये दिन है, ये टेम्परेचर है, आगे एक आइकॉन भी बना होता है कि अगर बारिश हो रही है तो वो बादल बना होता है, जस्ट लाइक दैट अगर सूरज तेज़ निकला हो तो सूरज का आइकॉन आ रहा होता है। जबकि अगर आप अर्ली वेदर स्टेटिस्टिक्स देखें या कोई और, अगर मैं कहूँ अपने फ्रंट ऑफिस वालों से कि मुझे पीआरसी के सब स्टूडेंट्स का डाटा मैं एड्रेस से उठा के दे दें तो वो इतना कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो बुक ने भी हमें एग्जांपल्स दिए वेदर स्टेटिस्टिक्स और सर्वेलेंस वीडियोस। सॉरी मैं ऑपोजिट बोल गया, वेदर स्टेटिस्टिक्स अगर हम रैंडमली लें कि इस दिन ये था इस दिन ये था तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, लेकिन अगर हम वही डाटा किसी ऐप पे देखें वेदर वाली तो वो स्ट्रक्चर्ड की वो आएगी, स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल। दैट इज नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी ऑफ डाटा। यहाँ बताया गया कि अच्छे डाटा की क्या खुसूसियात होती हैं। तो अच्छा डाटा कंप्लीट होता है। अब यहाँ एग्जांपल एक कंसिडर कर लेते हैं पीआरसी के ही स्टूडेंट्स के डाटा की और उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं। कंप्लीट का मतलब ये है कि मैंने कहा कि मुझे इस क्लास में, बल्कि इस क्लास क्या मुझे कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डाटा दो। मैंने फ्रंट ऑफिस वालों से कहा तो उन्होंने मुझे 100 में से 98 का डाटा दे दिया, 2 का नहीं दिया। तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ, क्या पता वो 2 जिनका डाटा मुझे चाहिए था उनसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट में मेरे डिफरेंस आ जाता, तो डाटा कंप्लीट नहीं है, बुरी बात है। रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट, जो डाटा हो मुझसे रेलेवेंट भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे क्लास के सारे लोगों का डाटा आप निकाल दो, नाम और फ़ोन नंबर। फ्रंट ऑफिस वालों ने मुझे डाटा निकाल दिया, नाम और साथ फेवरेट कलर, उसका मैं क्या करूं, इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू मी। नेक्स्ट वी हैव टाइमली, मैंने कहा मुझे आज डाटा चाहिए, फ्रंट ऑफिस वालों ने मुझे कहा सर आप ऐसा करें सैटरडे को आके ले लीजिएगा, मैं क्या करूं, मुझे टाइमली चीज़ चाहिए। डिटेल्ड एज रिक्वायर्ड, वही एग्जाम्पल के मैंने कहा मुझे नाम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, उन्होंने मुझे नाम और ईमेल एड्रेस दे दिया, मुझे तो फ़ोन नंबर चाहिए था, ईमेल एड्रेस मेरे काम का नहीं है। इसी तरह क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, मुझे फ्रंट ऑफिस वालों ने माशाल्लाह से इतनी कोई खूबसूरत पीडीएफ की प्रिंट निकाल के दिया कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाई मुझे तर्जुमा भी कर दो, लिखा क्या है। तो क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। और कम्युनिकेटेड वाइन अप्रोप्रिएट चैनल, मैंने कहा भाई मुझे आपने हार्ड में प्रिंट निकाल के देना है। मुझे फ्रंट ऑफिस वालों ने कहा कि सर मैंने आपको ईमेल कर दिया है। वंस अगेन मुझे तो मैंने कहा मुझे प्रिंट निकाल के दो, तो आप मुझे ईमेल क्यों कर रहे हो। तो वो एज कम्युनिकेटेड वाइन अप्रोप्रिएट चैनल भी होना चाहिए।
एंड लास्ट रिलायबल एंड इनकंसिस्टेंट। अगर खुदा ना खास्ता, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अगर डाटा किसी ऐसे बंदे ने प्रिपेयर किया हो जो कि मुझे पसंद ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये डाटा रिलायबल नहीं है, ऐसा करो किसी काम के बंदे से डाटा बनवाओ। सो डाटा जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, डाटा इटसेल्फ भी रिलायबल होना चाहिए, और डाटा जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी रिलायबल होना चाहिए। तो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ डाटा। नेक्स्ट वी हैव डाटा कलेक्शन मेथड्स। डाटा हम किस किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं? पहला तो है एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने पिछली जो पीआरसी की अटेम्प्ट थी उसका डाटा उठाया, उसमें मैंने गौर किया, मैंने देखा कौन से लोग पास हैं, कौन से लोग पास नहीं हैं, और उसके ऊपर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा जो कि हमारे पास अवेलेबल था। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वेज। सर्वेज ये कि मैं खड़ा हो जाऊं कॉलेज के बाहर और हर जो गुजरते बंदे से कहूँ सर अपना फॉर्म तो फिल करें कि आपका क्या स्टेटस है, आप पीआरसी के स्टूडेंट हैं, कैफ के स्टूडेंट हैं, C5 के स्टूडेंट हैं। तो इससे जो मेरे पास डाटा आएगा वो मैंने किया एक तरह का सर्वे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट थोड़ा यहाँ जिस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, मैं जिस एक्सपेरिमेंट बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है। ये ज़रा साइंटिफिक टाइप का एक्सपेरिमेंट जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइंटिफिक मेथड और ये वो कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप को आप एक्चुअल ग्रुप से मैनेज करते हैं, ये उस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यूज़ एंड रिकॉर्डिंग्स। इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी एग्जिस्टिंग डाटा को उठाऊँ, मैंने स्टूडेंट्स जो सामने बैठे थे उनसे पूछ लिया, हाँ भाई बताओ आपका क्या स्टेटस, आपका क्या स्टेटस। ये एक तरह का इंटरव्यू है, इसकी इंटरव्यू है। और यही अगर मैं पुराना किसी हुए पे इंटरव्यू की अगर उठा के वीडियो देख लूँ, दैट विल बी द रिकॉर्डिंग। एंड लास्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आपने किया कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ चुपचाप खड़ा हो गया फ्रंट ऑफिस पे जाके, अब मैं देख रहा हूँ जो बंदा गुजर रहा है, ये पीआरसी का एडमिशन करके जा रहा है, ये कैफ का जा रहा है। इससे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैंने किया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, मैंने सिर्फ देखा, लेकिन देखना भी इज कंसिडर्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स जिससे हम डाटा कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 2, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड समरी। तो ये हमें सिखाएगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, डाटा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है, हम क्यों डाटा ऑर्गेनाइज करें। तो ये देखें आपके सामने एक टेबल है, ऑनेस्टली बताएं इस टेबल को देख के आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे इसे देख के सर में दर्द हो रहा है। ये मतलब ये क्या चीज़ है, 561 के बाद 581, 561 के नीचे 549, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, इससे हम लेके आए अरे में, तो ये देखें, इसे देख के कुछ हालात बेहतर नहीं हुए। 481 है, फिर 482 है, फिर 486 और एंड पे जाके 594 है। तो इसे देख के मुझे तसल्ली हुई कि कोई सीक्वेंस आई, कोई नंबर है। तो दिस वाज अरे। अरे मींस किसी चीज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग किसी तरीके से अरेंज कर लेना, उसे हमने कह दिया अरे। नेक्स्ट हमारे पास तरीकेकार क्या है डाटा वो अरेंज करने का, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पिछला वाला डाटा उठाया और साथ एक कॉलम ऐड कर दिया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक नंबर ऊपर कितनी दफा आ रहा था। 486 ऊपर 2 दफा आ रहा था, तो आगे 486 के उन्होंने लिख दिया 2। तो इससे हमारा जो पिछला डाटा था वो मजीद शॉर्ट हो गया। ये वाला टेबल आप गौर करें तो पिछले टेबल से ज्यादा छोटा है। सो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर टेबल बनता है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये एक दूसरी तरह का डाटा है, बल्कि नहीं दूसरी तरह का नहीं, वही डाटा है, उससे आपने लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले 2 कॉलम्स है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, आगे आपको पूरा टेबल भी मैं दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका, एंड दैट इज टैली। आपको ये कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी, कुछ सीधी हैं, कुछ के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। ये क्या है, ये दरअसल ये होता है, ये अगर आपने 5 लिखना हो तो आप 4 दफा लिखते हैं, 1 2 3 4, और अगर आप इसे क्रॉस कर देना तो ये कंसिडर किया जाता है कि 5। तो अगर इससे हम देखें 5 एक दफा, 5 2 दफा, 5 2 10, और ये 3 लाइनें मींस 13, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 13। इसी तरह 1 2 3 4 दफा जो हमने क्रॉस किया, दैट मींस 5 4 20, और आगे 2 लाइनें, दैट मींस 22। तो अगर हम ये कॉलम ना भी ऐड करें, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन थी डाटा की कि टैली अगर आपने नंबर ना लिखने का आपका मूड हो रहा हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें एमसीक्यूज बेस्ड करना है तो हमें प्रेजेंटेशन से इतना हमारा मसला नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आता होगा, ये रहा। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ विजिट्स और फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ विजिट्स क्या है, ये कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, जो भी जगह है। पहले तो पहला कॉलम में बताया जा रहा है क्लास विड्थ, कि किस लेवल से लेके किस लेवल तक का अगर होगा
डाटा तो हम उसे इस क्लास में रखेंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ विजिट्स। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का, कि कितने दिन ऐसे थे कि 41 से लेके 50 तक बीच में हमारे लोगों ने विजिट किया कॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्यों निकालना ज़रूरी है? क्लास बाउंड्रीज का तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे छोटे जो होता है क्लास की जो लोअर बाउंड्री होती है उसमें से 0.5 करते हैं माइनस, और अपर बाउंड्री में 0.5 कर देते हैं ऐड। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑल्दो यहाँ तो डिस्क्रीट डाटा है, लेकिन अगर यहाँ कॉन्टीन्यूस डाटा होता तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा होता 40.6, तो हम फिर ये ना सोचते कि 50.6 अगर होता तो हम ये ना सोचते कि 50.6 इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। हम क्लास बाउंड्री से देख के पता लग जाता है कि 50.5 तक इधर आते हैं, उससे ऊपर अगर कुछ जा रहा है तो वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ किस तरह निकलती है? क्लास विड्थ निकलती है अगली वाली क्लास का हायर माइनस प्रीवियस क्लास का हायर। मतलब 60 में से 50 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10, इसी तरह 70 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10। दैट इज क्लास विड्थ। नेक्स्ट वी हैव मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। वो किस तरह निकलता है? सॉरी, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। सिंपली क्लास का जो बिल्कुल मिड की जगह है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। सो दिस वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया होगा डाटा टेबल जब आप बनाए तो उसके क्या आदाब होने चाहिए। तो पहली बात ये, डाटा हमारे पास टेबल्स हमारे पास सिंपल होने चाहिए, सिंप्लिसिटी। जस्ट एक दफ़ा ऐसे ना हर मैच भी कर लेते हैं, क्या टेबल सिंपल है? यस सिंपल ही है, हमें से देख के पता लग रहा है कि कितने दिन कितने लोगों ने विजिट किया। नेक्स्ट टाइटल, द टेबल मस्ट हैव अ क्लियर टाइटल दैट एक्सप्लेन्स इट्स पर्पस, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ गिवन नहीं है। अगर हम ये डाटा बना रहे होते हम इसकी हेडिंग देते कि दिस इज द डाटा फॉर द विजिट ऑफ द कॉलेज ड्यूरिंग दिस मंथ, तो अगर इस तरह कोई टाइटल हो जाता हमें टाइटल देके पता लग जाता कि ये जो टेबल है ये चाह क्या रहा है हमसे, मतलब इस टेबल की क्या चीज़ है जो हम देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आदाब हैं इसके? सोर्स। डाटा के साथ सोर्स भी होना चाहिए कि डाटा आपने किसने कलेक्ट किया, किसने बनाया, क्या इसकी सोर्स है, तो सोर्स भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट्स। हर चीज़ के ऊपर लेबल होना चाहिए कि क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जगह अगर ये अच्छा टेबल होता तो फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रैकेट में लिखा होता डेज, तो अगर हम यहाँ किसी का हाइट मेजर कर रहे होते तो लिखा होना चाहिए था इंचेस, सेंटीमीटर्स, जो भी, या अगर केजीज में अगर वेट कर रहे होते तो लिखा होना चाहिए था केजीज या पाउंड्स, तो यूनिट्स भी लेबल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव हेडिंग्स, जो कि माशाल्लाह से यहाँ गिवन है। ये जो ग्रीन वाली रो है दैट इज हेडिंग, हमें पता लग रहा है कौन सा कॉलम हमें क्या बताना चाह रहा है, तो हेडिंग्स शुक्र है इस टेबल में गिवन है। और लास्ट वी हैव टोटल्स, जो कि यहाँ नहीं किए हुए। यहाँ लिखा भी होना चाहिए था कि टोटल इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है। नहीं है, कोई बात नहीं, हमने सीख लिया कि हम जो टेबल बनाया करेंगे उसमें ये सारी खुसूसियात पाई जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 3। यूनिट 3 हमें बता रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। ये एक बताना चाह रहा है कि हम डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से खूबसूरत बना के दिखा सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स या चार्ट्स। उसमें से सबसे पहली टाइप कौन सी है? बार चार्ट। इससे पहले कि हम बार चार्ट देखें, आप ये देखें कि हमारे पास डाटा क्या है। ये हमारे पास डाटा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2013 की, बहुत पुरानी। अब उसको डिवाइड किस तरह किया गया? 0 to 14 ईयर्स, 15 to 24 ईयर्स, और ये हमारे पास आ गए इन मिलियंस। 33.9 मिलियंस लोग थे जो कि 0 to 14 की एज में थे, और वो थे मेल। 32.1 खवातीन थी जो कि 14 साल या उससे कम की थी, और टोटल 0 to 14 ईयर्स वाले लोग कितने थे हमारे पास? 66 मिलियन। अब यही डाटा हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो सबसे पहला ग्राफ था बार चार्ट। अब ये देखें, क्या वही डाटा हमें ज़्यादा खूबसूरत करके नहीं दिखाया जा रहा? याद करें 0 to 14 वाले कितने लोग थे भला? 66 मिलियन। तो ये देखें ज़रा, 65 से थोड़ा सा ऊपर है तो ये 66 है। इसी तरह बाकी सारी एज ग्रुप्स को भी मतलब ये ग्राफ्स में दिखाया जा रहा है कि अगर हम ये मैच करें तो ये यहाँ हमें पता लग जाएगा टोटल कितने मिलियन है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट और बार चार्ट में क्या फ़र्क है? बार चार्ट में आपको सिर्फ टोटल पॉपुलेशन नजर आ रही थी, जबकि मल्टीपल बार चार्ट में आपको पॉपुलेशन की डिवीजन भी नजर आ रही है कि टोटल
ये वैसा का वैसा है, जबकि मेल और फीमेल भी अलग से दिखा दिया। याद करें 33 पॉइंट समथिंग थे मेल्स, तो ये देखें 30 से थोड़ा सा ऊपर 33 पॉइंट समथिंग मिलियन मेल्स हैं, जबकि ये फीमेल्स हैं। यहाँ साइड पे दिखाया भी है कि जो ब्लैक वाला बार है दैट रिप्रेजेंट्स मेल, और जो ग्रे वाला है दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल्स। तो इससे हमें बार चार्ट से 3 गुना ज़्यादा डाटा मिल गया। 1 × 3 = 3, 3 गुना ज़्यादा डाटा मिल रहा है। और इसको भी अगर हम मजीद इसकी टाइप देखें दैट इज कंपोनेंट बार चार्ट। हमने एक ही लाइन को 2 टुकड़ों में कर दिया। अब ये देखें 33 मिलियन मेल्स थे, ये देखें 33 मिलियन मेल्स हैं, बाकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 66 एज इट इज़ आ रही है। अब जो 66 - 33 जो हम करेंगे हमारे पास आ जाएगी फीमेल्स। मतलब एक ही लाइन में इंस्टेड ऑफ के हम डिफरेंट लाइंस बनाते हैं, हमने एक ही लाइन में डिवीजन दिखा दी मेल्स की और फीमेल्स की। डाटा अभी तक वही चल रहा है, लेकिन इसकी प्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास मुख्तलिफ आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज बार चार्ट। अब ये अगर आप देखें तो सारे सिमिलर लेंथ के लग रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये है परसेंटेज। अगर आप कैलकुलेटर पे ज़रा हिसाब करें कि क्या बनती है परसेंटेज मेल्स की, 34 / 66 तकरीबन 50, आई एम अज्यूमिंग कि 51 के आसपास पड़ेगी। तो ये देख लें 50 से थोड़ा सा ऊपर है तो 51% आगे मेल्स, 41% आगे फीमेल्स। तो ये तकरीबन ऊपर वाले चार्ट जैसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ नंबर के बजाय परसेंटेज की बात हो रही है। सो दिस वाज इजी इनफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव पाई चार्ट। पाई तो आप सबने देखी है ना, गोल सी होती है। सो ये है पाई चार्ट। यही चीज़ आपने रिप्रेजेंट कर दी परसेंटेज वाली, लेकिन सर्कल में। अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि ज़रा पहले पेज पे नोट, पहले पेज से याद आया, हमारा फॉर्मेट ये होना है कि जब भी मैं कहूँ ना फॉर्मूला, तो आपने कोई नोटबुक लेनी है फ्रेश, उसके पहले पेज पे आपने सारे के सारे नोट कर लेने हैं फॉर्मूलाज। उससे फ़ायदा ये होगा कि इंस्टेड ऑफ कि कोई टीचर आपको हैंडआउट्स दे, आप टीचर के हैंडआउट्स के फॉर्मूलाज पे रिलाई करें। उससे मच बेटर ये है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हाथ से 1-2 पेजेस सेपरेट करके उन पर सारे फॉर्मूलाज लिख लें, क्योंकि अपने राइटिंग का जो मेमोराइजेशन होती है वो किसी दूसरे नोट से नहीं हो सकती। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, जो पर्टिकुलर क्लास है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360। 360 क्यों, क्योंकि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, हम स्कूल से ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज। तो जब हम 35 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये कितने डिग्रीज का हमारे पास एक कोई कंपोनेंट है। सो होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, नोट कर लें। और नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हमने फ्रीक्वेंसी वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखा था, उसी टेबल को आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हिस्टोग्राम्स की एक जो खासियत होती है जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हिस्टोग्राम में का डाटा कलेक्ट करते हुए अगर क्लास इंटरवल्स जो हैं, जो कि यहाँ इक्वल हैं, सबका 10-10 है, 41 to 50, 51 to 60, अगर ये क्लास इंटरवल्स हिल भी जाएं तो हिस्टोग्राम का जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वाला है उसका कॉलम नहीं हिलता, और उसके लिए हमें करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। वो हम किस तरह करते हैं, उसके 3 तरीके कार हैं, तीनों देख लेते हैं। और तीनों केस में आपने एक चीज़ जो नोटिस करनी हो ये है कि जो ये वाला कॉलम है, फोर्थ कॉलम, फोर्थ के फिफ्थ, हाँ फोर्थ कॉलम जो है वो हमेशा हाईएस्ट रहेगा। फोर्थ कॉलम नहीं, फोर्थ रो हाईएस्ट रहेगी और लास्ट रो जो है वो सबसे लोएस्ट रहेगी। एक एक करके देखते हैं तरीकेकार एडजस्टमेंट ऑफ हिस्टोग्राम के। पहला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब देखें हमें ये एडजस्टमेंट करनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि क्लास इंटरवल हिल गए, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, ये क्या बात हुई, कोई मसला नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। मिनिमम क्लास साइज, सबसे छोटी क्लास कौन सी है, 50 आपने रखा न्यूमरेटर पे सारी कैलकुलेशन में, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, क्लास साइज। यानी कि यहाँ 50 थी तो हमने क्लास साइज 50 रखा, यहाँ क्लास साइज चूंकि बढ़ गया है इसलिए हमने यहाँ रखा 100, और जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी थी उससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमारे पास अब जो नई हाइट बनेगी उसमें भी जो मैंने कहा था कि थर्ड जो है, थर्ड के फोर्थ, ये मेरे ख्याल से डाटा दूसरा है, यहाँ 6 कॉलम्स हैं, यहाँ 5 हैं, तो ये थर्ड कॉलम सबसे हाईएस्ट है जबकि लास्ट कॉलम सबसे लोएस्ट है। ये आगे भी दोनों जो तरीक़ेकार है उसमें ऐसे ही चलेगा, देख लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, दूसरा फॉर्मूला इसका था फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी ये रही, क्लास विड्थ हमारे पास निकलेगी भला कैसे, दिस माइनस दिस। तो क्लास विड्थ तीनों केसेस में 100 है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 100 हमने किया, पॉइंट्स में आंसर आया।
सबसे हाईएस्ट देखें कौन है 0.17 मिडिल वाला कॉलम, और सबसे लोएस्ट कौन सा है, सबसे लास्ट वाला। तो इस केस में भी जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उसकी शेप वही होगी जो कि हम इस केस में जो हिस्टोग्राम बनाते हैं उसकी शेप होती। और आखिरी तरीका भी इसका देख लेते हैं, दैट इज एडजस्टिंग द क्लास इंटरवल्स टू इक्वल। अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो ये है कि हमने क्लास इंटरवल्स को घसीट के एक जितना कर लिया। बुक ने क्या किया है, बुक ने 50 को मल्टीप्लाई करके 100 बना दिया और वही 100 हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम 100 को भी घसीट के 50 कर सकते हैं। किस तरह, डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर लिया। 200 को हम 50 किस तरह बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 4, 4 टुकड़े उसके कर दिए। तो जब हम ऐसे करेंगे तो जो वो हाइट बनेगी एडजस्टेड, उस केस में भी देखें मिडिल वाला सबसे हाईएस्ट है, लास्ट वाले रो सबसे लोएस्ट है। ये हिस्टोग्राम का एक यूनिक फैक्टर था, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो क्या होता है, एग्जैक्टली इस तरह का जो हिस्टोग्राम था उसके बीच में हमने लगा दी लाइन। ये देखें, इसका एग्जैक्ट आपने मिड लेना है और अगले जो है कॉलम उसके एग्जैक्ट मिड से आपने कर देना है ज्वाइन। तो उससे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी जिससे हम मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीकेकार ये भी है। और क्या रह गया हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव ओजाइव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी यूज होना है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो पहले हम देखते आ रहे हैं, ये नया कॉलम क्या ऐड हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये क्या है, क्यूमुलेटिव वर्ड हमेशा माइंड में रखें, क्यूमुलेटिव वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब ये कि जो भी चीज चलती आ रही है वो पीछे से चलती आ रही है। जैसे कि इस केस में फ्रीक्वेंसी चूंकि पहली रो है, हमारे पास पीछे से कोई डाटा नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, हमने फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख दी 8। लेकिन जब सेकंड रो आई 17, अब पीछे हमारे पास डाटा है, पिछली रो में जो डाटा था हम इस रो के डाटे से ऐड करके उसे शो करेंगे। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई 25, इस रो की फ्रीक्वेंसी प्लस पिछली रो की फ्रीक्वेंसी। होपफुली क्लियर है ना, राइट। इसी तरह 25 प्लस 9 बना 34, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सम हो गई। इसी तरह ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। टोटल क्या पता लगा कि 40 ट्रांजैक्शंस थी जिसकी फ्रीक्वेंसी तोड़ तोड़ के हमें डिफरेंट रोज में बताई गई थी। इसी का अगर हम ग्राफ बना दें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो वो कहलाएगा ओजाइव, जो कि ये हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्टाइल्स। फ्रैक्टाइल्स क्या होता है, आप 3 तरह के डिवीजन हो सकती है। परसेंटाइल मींस 100, आप कोई भी चीज कहते हैं ना 100% दुरुस्त, तो 100% मींस के 100 टुकड़े, आप किसी चीज के 100 टुकड़े कर दें तो जो एक टुकड़ा उसका होगा दैट विल बी कंसिडर्ड 1 परसेंटाइल। इसी तरह आप किसी डाटा के 10 टुकड़े कर दें तो 1 से लेकर 10 के बीच में जितना एरिया आ रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड डेसाइल। और अगर 4 टुकड़े करें दैट विल बी क्वार्टाइल। क्वार्टाइल अब जैसे साल का होता है, हम कहते हैं 12 महीने और 4 क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने, तो जो पहले 3 महीने उससे हम कहेंगे कि इनका जो डाटा है दैट इज 1 क्वार्टाइल का डाटा। सो याद रखने वाली बात यहाँ क्या है, परसेंटाइल्स मीन्स 100, डेसाइल मीन्स 10 और क्वार्टाइल्स मीन्स 4। नेक्स्ट क्या कुछ रह गया, नेक्स्ट वी हैव स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स, इजी तरीन कॉन्सेप्ट। ये आप भला किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप एक ले लेते हैं मल्टीपल, जो कि इस केस में क्या होगा 48, इस केस में क्या होगा 50, और जो लास्ट डिजिट है वो आप बना लेते हैं अलग किसी कॉलम में। जिस तरह अगर मैं आपको बुक पे दिखाऊं किस तरह हुआ हुआ है, ये देखें। अब 481 आपने रिप्रेजेंट करना था, वो किस तरह करेंगे 481, 481, 482, 482, इंतहाई इजी कॉन्सेप्ट, इसमें और कोई देखने वाली बात है नहीं। 590 क्या बना 590। तो याद करें ऊपर जो टेबल सबसे शुरू में था, जो अरे हमने बनाई थी तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया था, तो 480 से 594 तक जा रहा था। तो देखिए वही डाटा स्टेम एंड लीफ प्लॉट में 59 + 4 594। नेक्स्ट वी हैव बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। वो क्या होता है वो मैं आपको एक दफा खुद बना के दिखा। अगर आपके पास डाटा है एक स्ट्रेट लाइन में, तरीकेकार इसका बनाने का क्या होगा, आपने किया अरेंज, आपने एक एंड पॉइंट पे लाइन लगाई दैट इज हाईएस्ट पॉइंट, एक आपने लाइन लगाई सबसे लोएस्ट दैट इज जो सबसे छोटी फिगर होगी उसके ऊपर आपने लाइन लगा दी। उसके बाद आपने हिसाब लगाना है Q1 और Q3 का। Q1 समझे यहां आ रहा है, Q3 समझे यहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आपने एक बॉक्स बनाया और यहां कहीं आ रहा होगा मीडियन, एक लाइन आपने लगा दी मीडियन में और इन लाइनों को आपस में कलेक्ट कर दिया कनेक्ट। ये जो हमारे पास एक खूबसूरत सा डब्बा बना है दैट इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट।
अब यहाँ आपका सवाल बनता होगा कि सर जी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हम सब आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल बस ये खूबसूरत सी डायग्राम देख लें, दैट इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बुक ने हमें स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का तरीका बताया है, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये था डाटा सेट, पहला स्टेप एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। नेक्स्ट स्टेप में मीडियन निकाला गया। बुक ने मीडियन पहले निकाला है, मैंने हाई एंड लो पहले निकाल लिए थे, डजेंट मैटर। एंड देन देख लीजिएगा शक्ल ऐसी ही बनेगी। तो किधर गया, ये देखें, ये आ गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बुक का, और ये आ गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमारा। बुक का थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है, कोई मसला नहीं, हमारा भी, लेकिन चीज़ एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट, टाइम सीरीज ग्राफ। ये देखें आपके सामने एक ग्राफ है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, और कुछ साल हैं। कंपनी ए के ईयर 1 में सेल्स कितनी थी, 2 मिलियन। कंपनी बी की सेल्स कितनी थी, 5 मिलियन। क्या इस ग्राफ को देख के हमें कोई, सिर्फ इस ग्राफ को देख के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन मिल रही है? मिल तो रही है, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम बना दें टाइम सीरीज ग्राफ, तो ये और ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि हम आधे टाइम में हिसाब लगा सकते हैं कौन सी कंपनी क्या परफॉर्मेंस जा रही है। ये चेक करें ज़रा, इस ग्राफ को देख के मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि कंपनी बी सही जा रही थी, तरक्की कर रही है, लेकिन कंपनी ए ने कोई तकरीबन 4 साल बाद कोई धमाका ऐसा किया कि अचानक से वो कंपनी बी से आगे निकल गई। सो ये हमें टाइम सीरीज ग्राफ ने दो कंपनीज की परफॉर्मेंस बता दी इन टाइम एज कंपेयर टू जो ऊपर डाटा था। नेक्स्ट वी हैव शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या होता है? शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि डाटा आपका किस तरह अरेंज हुआ हुआ है। उसकी एग्जांपल अगर मैं ये लूँ कि अगर कोई 30 नंबर का टेस्ट था, अब आम तौर पे एक एवरेज क्लास की क्या रिजल्ट होते हैं? एक बंदे ने 30 में से 30 लिए होते हैं, 2-3 बंदों ने 30 में से 2, 4, 5 नंबर लिए होते हैं, और ज़्यादातर क्लास बीच में फिर रही होती है। किसी के 15 है, किसी के 16 है, किसी के 17 है, मतलब मिड 30 का आधा क्या हुआ 15, तो 15 के आसपास ज़्यादातर लोग होते हैं। एक दो होते हैं बहुत ही कम नंबर वाले, और एक दो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर वाले। तो इस तरह का जो डाटा होता है उससे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ से, तो इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा कि यहाँ थोड़े से लोग हैं, यहाँ ज़्यादा, यहाँ भी थोड़े से लोग हैं, लेकिन मिड के करीब करीब ज़्यादा सारे लोग हैं। तो इस केस में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट इज सिमेट्रिकल। और अगर डाटा इस तरह का ना हो, ज़्यादा मार्क्स बहुत ज़्यादा लोगों ने लिए हो, मिड मार्क्स कम लोगों ने लिए हो, तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा? वो कुछ देखने में इस तरह होगा। अगर यहाँ मार्क्स की बात हो रही है, 30 मार्क्स हैं या 0 मार्क्स हैं, अगर इस तरह का ग्राफ हो कि मिड जो था, मिड से ज़्यादा लोगों ने पोजीशन ली हुई है, दैट इज स्क्यूड। स्क्यूड मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जब स्क्यूनेस आ जाए, देखें बुक ने भी क्या डिजाइन किया, इफ पीक लाइज टू वन साइड और अदर साइड, तो उससे हम डाटा कहते हैं स्क्यूड। तो ये था दो टाइप्स ऑफ डाटा, सिमेट्रिक कैसा होता है, स्क्यूड कैसा होता है। और आगे हमें बुक ने भी डायग्राम्स दिखा दी, लेकिन बुक से पहले ये देखें रेड कलर का लिखा है फॉर्मूला। फौरन से फर्स्ट पेज पे जाएं, ये फॉर्मूला नोट कर लें। दैट इज द डिग्री ऑफ स्क्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाम से भी जाना जाता है। 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। वंस अगेन आप पूछेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, वो हम आगे जाके सब कुछ पढ़ लेंगे। फिलहाल बस ये डाटा कर ले, ये फॉर्मूला कर ले नोट। और ये बुक ने जो हमें खूबसूरत सी एग्जांपल दिखाई है, मैंने भी कुछ इसी तरह की बनाई थी। मीडियन मोड और वो सिमेट्रिक डाटा का सेम है, जबकि स्क्यूड लेफ्ट के केस में मोड और मीन कम है, मीडियम ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम देखें स्क्यूड राइट पॉजिटिवली, उसमें इसके ऑपोजिट है, मीन ज़्यादा है जबकि मीडियन कम है। सो दीज वर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, स्क्यूड और सिमेट्रिकल। एट द एंड आई कैप ने ना हर बुक के एंड पे एक सेक्शन ये दिया हुआ है स्टिकी नोट्स के नाम से, जिसमें वो पूरा चैप्टर समराइज कर लेते हैं, एक या जो बड़े चैप्टर्स के केस में 2 केस पे। तो अब एक चैप्टर हमने तो पूरा गो थ्रू कर ही लिया ना, ऐसा करते हैं एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेते हैं सारा चैप्टर यूजिंग दीज स्टिकी नोट्स। सो सब डाटा इंक्लूड्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की एग्जांपल दें। हाँ जी, न्यूमेरिकल की एग्जांपल जैसे शर्ट का कॉलर हो गया। कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव की क्या एग्जांपल होगी, शर्ट का कलर हो गया। डिस्क्रीट क्या हुआ,
वो जिसमें पॉइंट्स का डाटा ना है, जैसे कि नंबर ऑफ डेज जिसमें हमने क्लास करनी है, जबकि कॉन्टीन्यूस नंबर ऑफ मिनट्स के हमने कितने मिनट ये क्लास की। उसके अलावा और क्या है, ऑर्डिनल वहाँ जहाँ ऑर्डर मैटर करना है, नॉमिनल वहाँ जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्राइमरी वो जो डाटा हमने खुद कलेक्ट किया, सेकेंडरी वो जो डाटा हमने किसी दूसरे सोर्स से लिया। और डाटा कलेक्शन के मेथड क्या हो सकते हैं, एग्जामिनेशन में एग्जिस्टिंग डाटा भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, हम इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डाटा को अरेंज करने के तरीक़ेकार हैं, हम अरे बना लेते हैं जिससे डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स होते हैं, टेली जो ये वाला तरीका था, और डाटा टेबुलेशंस टेबल्स हम बना सकते हैं। ग्राफिकली भी डाटा को किस तरह दिखाया जा सकता है, बार चार्ट्स हो सकते हैं, पाई चार्ट्स हो सकते हैं, हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं और जाइव्स हो सकते हैं। सो दिस वाज आवर चैप्टर। इसके जो MCQs हैं बुक के वो आपने सबने करने हैं, मुझे फीडबैक देना है, जहां मसला आ रहा है मुझे कांटेक्ट करना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि ये तो छोटा सा चैप्टर था, कल ज़रा इससे ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपसे मिलना है। तो कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।